ठीक है। पहला पेपर जो आपको पढ़ना है वो है रियल एनालिसिस, पहला पेपर। तो पेपर का आप नाम जान लीजिए यहाँ पे। दूसरा पेपर जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तीसरा पेपर जो आप लोगों को पढ़ना है वह है न्यूमेरिकल एनालिसिस। सब एनालिसिस के ही नाम से ही है। और ये तीनों आपके कंपलसरी पेपर है, मतलब आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर चौथा पेपर जो है ये आपका ऑप्शनल पेपर है, मतलब कि चौथे पेपर में आपको जो है कई मिल जाएंगे बुक, कई पेपर मिल जाएंगे। इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जिसमें से आपके बलदेव पीजी कॉलेज में चलता है डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। फिर इसी में आपका एक LPP होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक स्टैटिस्टिकल आपका होता है, मतलब स्टैट वाला सब्जेक्ट होता है, सांख्यिकी वाला, ठीक है। फिर इसी में आपका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके, प्रोबेबिलिटी वाला, उसमें सब पूरा प्रोबेबिलिटी ही रहता है, ये आपको देखना है। एक इसी में होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और एक पेपर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड होता है, एक और होता है शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आपके छः जो हैं आपके हैं ऑप्शनल पेपर। इसमें से आपको कोई एक जो है सेलेक्ट करके पढ़ना है, ठीक है। थर्ड ईयर मतलब 4 पेपर आपको पढ़ने हैं, 3 पेपर कंपलसरी जिसमें रियल, कॉम्प्लेक्स, न्यूमेरिकल। चौथा पेपर ऑप्शनल जिसमें आपको 6-7 बुक मिलेंगे, उसमें से कोई एक पढ़ना है आपको। अच्छा, अब बात ये आती है कि इसमें से कौन सा हम सेलेक्ट करें या कौन सा पढ़ें, ठीक है। क्या कॉलेज में जो चलता है वही पढ़ना ज़रूरी है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में क्या चलता है, हम क्या पढ़ाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्ज़ाम में इस पेपर का, 4th पेपर का जो आता है आपका एग्ज़ाम में, वो एक ही साथ आता है। मतलब कि जब 4th पेपर आपको मिलेगा तो उसमें जो 7 पेपर है ना, 7 पेपर ज्वाइंट रहता है, कंबाइंड रहता है 7 पेपर, ठीक है। बस आपको करना क्या होता है कि आप जो भी पेपर पढ़े हैं 7 में से, उसका कोड डालेंगे और वो पेपर सॉल्व कर देंगे कॉपी, बस इतना करना होता है। आपको कहीं पे कुछ भरने की भी ज़रूरत नहीं है कि कोई एग्ज़ाम फॉर्म भरे, आप बोर्ड फॉर्म भरे तो उसमें आपको ये भरना है कि नहीं आपने कौन पेपर ऑप्शनल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस आपको एग्ज़ाम में जाना है, आप जो भी पढ़े हों इन 7 में से, ठीक है, आप उसमें से कोई एक पेपर जो पढ़े हों आप उसका कोड डालेंगे कॉपी पे और उसके बाद अपना पेपर देना स्टार्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई? तो ये आपका ऑप्शनल पेपर। अच्छा, अब ऑप्शनल पेपर नियमतः भाई ऑप्शनल पेपर आप लोगों के लिए है, तो सेलेक्ट भी आप लोगों को ही करना है। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा मैं यही पढ़ाऊँगा तो यही पढ़ेंगे आप, नहीं, ये आप लोग सेलेक्ट करेंगे। मैं सबके बारे में बता देता हूँ कि कौन कैसा है और क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शनल पेपर में पहला जो पेपर है डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इस पेपर का आप सिलेबस देखेंगे, सबसे लेंदी सिलेबस इस 7 में से इसी पेपर का है, डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। लेंदी के साथ साथ थोड़ा सा इसका जो है टफ भी है, बोरिंग टाइप में, टफ नहीं है, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में ही है, मतलब क्वेश्चन ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग टाइप में, थोड़ा सा अलग ही इसका कॉन्सेप्ट चलता है। ये ऐसा पेपर है और इसका सिलेबस देखेंगे सबसे ज़्यादा लेंदी है इसका सिलेबस, डिफरेंशियल जियोमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, और बोरिंग भी रहेगा। दूसरा पेपर जो है आपका LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ये जो पेपर है, ये पेपर MCA वाले भी पढ़ते हैं, अंकित सर पढ़े भी होंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सर, ठीक है। और MBA वाले भी पढ़ते हैं इसको, BCA वाले भी पढ़ते हैं, और जो है इसके बाद जो है MSc वाले भी पढ़ते हैं इसको। MSc में जाएंगे फिर भी ये पेपर आपको मिलेगा, और BSc वाले भी पढ़ते हैं। ये पेपर ऐसा पेपर है LPP, हाँ पढ़े होंगे। तो ये LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो कि MCA, MBA, BCA, MSc, BSc हर जगह ये चलता है, ठीक है। सभी लोग पढ़े होते हैं इसको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपका। ये पूरा बिजनेस से रिलेटेड है आपका, ठीक है। मतलब कि खासकर अगर देखा जाए ये बेसिकली तो ये MBA वालों के लिए है। अगर इसको वास्तव में देखा जाए कि किसके लिए सही है तो ये MBA वालों के लिए है, लेकिन MBA वालों को थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग होता है, यही सिलेबस, और BSc वालों को पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मतलब MBA वालों को जो है वहाँ पे प्रॉब्लम जो बिजनेस रिलेटेड रहेंगे उस पर हम लोग उसको मैथमेटिकली उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकली खाली सॉल्व करना है। जैसे क्या होता है ना, जैसे होता है ना, जैसे आप लोग देखते होंगे क्लास 6, 7, 8 के लेवल पे लिखा होगा
कि मनोज के पास 5 किताबें हैं, उनके पास 6 किताबें हैं। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि जोड़ना है कि घटाना है, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ये होता है भाई जोड़ना है, मान लो उसको जोड़ना है, तब फिर जोड़ते हैं। ऐसा एमबीए में ऐसे लिखा रहेगा, फिर हम पता करेंगे कि इसको जोड़ना है कि घटाना है, ऐसा। और यही चीज़ जब बीएससी में आएंगे तो वहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे सीधे लिखा रहेगा 5 और प्लस 6, अब जोड़ के बताइए कितना आ गया। ये बीएससी में करना होगा, मतलब बीएससी में डायरेक्टली आपको न्यूमेरिकल ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपका एलपीपी है, इसका सिलेबस बहुत शार्ट है, अगर मन से पढ़ाया जाए तो 20 से 25 दिन में सिलेबस ख़त्म, ठीक है। तीसरा पेपर जो है आपका स्टैट सांख्यिकी का है। सांख्यिकी जैसे आप लोग पढ़े होंगे, बहुलक, माध्य, माध्यिका, ये सब तमाम पढ़े होंगे, चार्ट बना के माध्यिका निकालना, ये सब तो ये स्टैट का चैप्टर है। और आप समझ भी सकते हैं कि चार्ट बना के सब कुछ चीज़ें कैसे, आप लोग 10th में तो पढ़े ही हैं सब कुछ, कैसे बहुलक निकालते हैं, माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्य कैसे निकालते हैं, है ना। उसमें वर्गीकृत, अवर्गीकृत तमाम चीज़ें, वही चीज़ें हैं, बढ़ा चढ़ा के ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। स्टैट फिर प्रोबेबिलिटी वाले में, प्रोबेबिलिटी भी आप पढ़े हैं 10th 11th 12th के लेवल पर, वही चीज़ बढ़ा चढ़ा के प्रोबेबिलिटी इसमें रहेगा। और आप समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रोबेबिलिटी के। फिर उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर देखा जाए तो ये पेपर भी बड़ा सिंपल है, वास्तविकता का सिंपल है। ये पेपर हल्का फुल्का आप देखेंगे, हल्का फुल्का 50% आपके अलजबरा से मैच करेगा, जब ग्रुप थियरी सब पढ़ते हैं ना, उससे मैच करेगा ये पेपर, जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है उससे मैच करता है। अब ये रहा आपका कंप्यूटर वाला, एक कंप्यूटर वाला पेपर भी आप पढ़ेंगे, मुझे प्रॉपर नाम नहीं याद आ रहा है इसका, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा CS पढ़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में CS उसने पढ़ा हुआ है, तो उसको मैथ का पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पेपर में जितने भी टॉपिक हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुका होता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में CS पढ़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है, अभी आप भी चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा तब। और जिन्होंने CS ऑलरेडी लिया हुआ है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, है ना, वो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनको बस जो पढ़े हैं बस उसी नॉलेज से अपना पेपर बड़ा आराम से दे लेंगे। कॉलेज में होता है, कॉलेज में हर साल जो है 5, 6, 7 बच्चे ऐसे होते हैं हमारे कॉलेज में, राज कॉलेज में, जहाँ पर कि वो सब CS वाले बच्चे हैं ही हैं वहाँ पे, तो वो लोग पढ़बा नहीं करते हैं ऑप्शनल पेपर, उनको बता दिया जाता है पहले ही, वो अपना यही पेपर दे के खाली हो जाते हैं। हर साल की यही आदत है, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो यही है। अब इसमें से जो है कोई एक पेपर आपको पढ़ना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी तक मैंने शुरुआत में 2-3 साल इसको पढ़ाया, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंशन एनालिसिस। फिर उसके बाद मैंने देखा बहुत ही लेंदी है और बच्चों को भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर मैंने LPP को स्टार्ट कर दिया। अभी मैं 2 साल से LPP ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ जाती है, MBA वालों में क्लास लग जाता है इसको पढ़ाने के लिए मेरा। BCA वाले में तो नहीं लगता है, एक सर पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी ज़रूरत बच्चे पूछ ही लेते हैं, तो इसलिए मैं इसको उठा लिया हूँ। तो अब आप जो चाहें, आप मैं इस कंप्यूटर वाले को छोड़कर मैं हर पेपर पढ़ा लूँगा भाई जो है। अब कंप्यूटर के लिए भी सर पीछे बैठे हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो फिर ये पेपर पढ़वा देंगे सर से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही है पेपर आपका। और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे सही पेपर आपका यह है, सबसे यूजफुल पेपर। BSc के बाद लोग MCA के लिए भी जा सकते हैं, MBA के लिए भी जा सकते हैं, BSc के बाद MSc मैथ के लिए भी जा सकते हैं। उसमें जाएंगे तो आपको ये पेपर फिर मिलेगा, तो यहाँ से आपका एक बेस जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही पेपर आपका ऑप्शनल में है। अब आते हैं तो एक कुछ है नहीं विशेष, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पेपर आप उठाते हैं या डिस्क्रीट का उठा लेते हैं, या जो लोग CS पढ़े हैं कंप्यूटर का उठा लेते हैं, तो उनके लिए ऑप्शनल पेपर मतलब कुछ नहीं, 20 से 25 दिन का सिलेबस और बड़े आराम से ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स है, भले 4 पेपर पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से जो है बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। आप और बच्चों को जो पढ़ चुके हैं उनसे ऑब्जर्व करके, उनके मार्क्स के फिर वो भी ऑब्जर्व करके आप देखेंगे कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स आपको मैथ में उठते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स उठते हैं। अब उसके बाद देखिए एक पेपर, अब इसको बताते हैं इसमें क्या क्या स्थिति है। एक पेपर आपका है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस जो पेपर है पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। मैं बता दूं ओवरऑल इसमें 10 से 15 फार्मूले आपको याद कर लेने हैं, 10 से 15 फार्मूले बस आप याद कर लेंगे, आपका पेपर ख़त्म। वास्तविकता है इस पेपर में कुछ है ये नहीं है, फार्मूला है, फिर उसके बाद टेबल बना के कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन मतलब वही गुणा भाग ये सब बहुत ज़्यादा होता है। और इसीलिए इस पेपर में जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो कैलकुलेटर अलाउड होता है। हम लोगों के समय में नहीं था, लेकिन इधर 3-4 साल से कैलकुलेटर अलाउड है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो एकदम साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके जाते हैं एग्ज़ाम में। ये आपका न्यूमेरिकल वाला,
ये पेपर भी अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20 से 25 दिन का सिलेबस इसका भी है और बड़े आराम से कर रहे हैं। 10-15 फार्मूला अगर आप तैयार कर लेते हैं इस पेपर का काम हो गया ख़त्म। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर वास्तव में देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस थोड़ा डिटेल्ड है, मतलब वास्तव टफ पेपर होता है। लेकिन आपका सिलेबस आप उठा के अपना सिलेबस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखिएगा, बहुत ही शार्ट सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, वैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आगे भी पढ़ना है आपको। ठीक है, अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टफ पेपर है, लेकिन जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से सिलेबस बहुत कम दिया है। और सिलेबस जिस हिसाब से दिया है ना, फिक्स क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि टॉपिक सीधे से टॉपिक दिया है, हाँ कि ये पढ़ना है, शॉर्ट्ज लेमा पढ़ना है या शॉर्ट्ज इनइक्वालिटी पढ़ना है या कुछ भी जंक्शन इनइक्वालिटी, मतलब जो भी पढ़ना है आपको डायरेक्टली टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक पे क्वेश्चन पढ़ने, काम खत्म। तो ये इसका सिलेबस देखा जाए तो ये भी 1 ही महीने के आसपास है, बहुत चलेगा तो, और ये भी बहुत आसान है। अब आपको समस्या अगर कहीं होगी तो ये खाली यहीं होगी बस, और कहीं होने वाली ही नहीं है, कहीं भी समस्या नहीं होगी। और तीनों मैथमेटिक्स आपको एकदम मजाक लगेगा, आराम से आप पढ़ डालेंगे। समस्या होगी तो आपको यहीं होगी, लेकिन वो भी कितने परसेंट में, 40% के सिलेबस में। इसमें भी अगर आप 60% अगर देखें तो 60% में आपको न्यूमेरिकल टाइप में मिल जाएंगे। मतलब इस 60% में आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल जाएगा, आपको लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक रिमान इंटीग्रेशन नाम से चैप्टर होता है, वो भी कैलकुलेशन वाला ही होता है, वो मिल जाएंगे। मतलब 60% आपको न्यूमेरिकल टाइप में ही मिल जाएंगे, 40% थियरी, 40% आपको थियरी मिलेगी। ठीक है, वो थियरी अच्छे लेवल की होगी। बस यही 40% पूरे 4 पेपर में, एक पेपर का 40% ही देखा जाए तो वास्तव में थर्ड ईयर के लिए थोड़ा टफ है, या थर्ड ईयर के हिसाब से है कह सकते हैं, और बचे पेपर आपको बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यही है। तो ये 3 पेपर कंपलसरी आपको पढ़ना है। और बचा जो पेपर आपका जो है ये ऑप्शनल वाला, अभी मैं इसको नहीं बोलूँगा मैं क्या पढ़ाऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर छोड़ के मैं सब पढ़ा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी लोग आ जाएंगे, आप लोग बताइएगा अपने से, क्योंकि मैं नहीं थोपूँगा, क्योंकि ऑप्शनल पेपर ये आपके लिए बनाया गया है, तो आप चूज करोगे, आप चूज करिएगा, वही मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, कॉलेज में तो आपके यही पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, पाठक सर पढ़ाएंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो कॉलेज में आपके यही चलता है। सन कोचिंग में भी अभी तक यही चलता था। अब मोबिन सर पढ़ाते थे, और भगवान की कृपा है कि शायद ही वो रुके इस बार, नहीं तो उनका काम हो चुका है, आगे बढ़ गए हों। तो अब देखते हैं आगे वाले क्या पढ़ाते हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन यही चलता था वहाँ पे भी। तो अब आप अपने हिसाब से सब लोग आइएगा, फिर डिसाइड कर लीजिएगा तो हिसाब। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे आपका, अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, बस खाली इसी पेपर में हल्का फुल्का डिस्टर्ब थोड़ा सा लगेगा नहीं हम मैथ पढ़ रहे हैं, और सब पेपर एकदम आराम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चलिए निकाल लीजिएगा आपकी किताब, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बताते हैं आप लोगों को। क्या है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब यही पेपर चलेगा आप लोगों का। ठीक है, तो पूरा मैथ ख़त्म करने में मुश्किल से 3 महीना लगेगा। ठीक है, अगर फीस टाइम से जमा होता है लोगों का तब नहीं तो 4-5 महीने ही बढ़ सकता है, लेकिन वास्तविकता है केवल 3 महीने का ही पूरा सिलेबस है, बहुत आराम से ख़त्म कर देंगे। न्यूमेरिकल ये सब ऐसे हैं कि अगर 2 संडे बुला दें तो न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएगा। वास्तविकता है 2 संडे बुला देंगे तो एलपीपी भी ख़त्म हो जाएगा, और ऐसे ही ख़त्म भी मैंने कर दिया है, आप पूछ सकते हैं। और रिवीजन भी हो जाता है यहाँ पे मैथमेटिक्स में, इतना समय बच जाता है 4 पेपर होने के बावजूद भी, ऐसा इसका फॉर्मेट है, बच जाता है। अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। रिवीजन भी मैंने कई पेपर का, न्यूमेरिकल का मैंने फिर रिवीजन पूरा किया था उन लोगों का, रियल को भी मैंने रिवीजन किया था, तो बहुत समय बच जाता है इसमें। अब देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन ये आपको पहला चैप्टर पढ़ना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। पहला चैप्टर आपका है एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, और ये जो एनालिटिक फंक्शन जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है, क्योंकि अगर आगे मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ना है तो कॉम्प्लेक्स में यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपको हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन या चैप्टर स्टार्ट करने के पहले
हम लोग जो है इसमें पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स, पहले आप हेडिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है, पहला टॉपिक आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता क्या है। तो हम लोग कहते हैं कि अ फंक्शन मतलब एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल, बहुत ही सीधी सी बात, एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। अ फंक्शन इन विच वेरिएबल एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। अब मतलब समझ लीजिए यहाँ पे, मतलब ऐसे कि अगर आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं y इक्वल टू आप बोलते हैं एफ एक्स रियल लाइन पर, तो आप बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, मान लीजिए ऐसे कुछ है ना। तो इसमें जो वेरिएबल हो क्या है, x है, यहाँ x वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल एक्स वाई नहीं, वेरिएबल जेड हो, कौन हो, वेरिएबल जेड, बोला गया ना, वेरिएबल एग्जिस्ट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल ग्रुप में क्या दिखाई दे आपको, जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखाई दे, उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। आपको अभी बोल देते हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब भी कोई टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें उसकी स्टार्टिंग कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन से होगी। जिस भी फंक्शन, जो भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, जो भी चीज़ें बातें करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आप उठाएंगे, वो सब के सब कैसे फंक्शन होंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, याद रखिएगा, है ना। जब भी मैं पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किसी फंक्शन की बात करूंगा तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। आगे भी एमएससी में जब भी आप जब पढ़ेंगे, किसी भी तरह का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें जो भी फंक्शन आपको दिखाई देगा, जो भी न्यूमेरिकल दिखाई देगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा, वो जेड के फॉर्म में ही न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब आप बता देते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है वो उसको हम किस तरह से दर्शाते हैं और किस रूप में उसको देखा जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अब देख सकते हैं आप, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन is represented as w is equal to fz। जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होता है, इससे मैंने बोला एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स, अगर मैं रियल में जाऊँ तो y इक्वल टू एफ एक्स, लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन होगा वह जेड, उसमें जो वेरिएबल होगा वो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो यहाँ पे एफ एक्स नहीं, यहाँ पे क्या बोलेंगे एफ जेड, और जो वहाँ पे एफ एक्स को y लिख रहे थे, यहाँ पे एफ जेड को क्या लिखेंगे w, ठीक है। और कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन होगा वो आपको u प्लस आई भी के रूप में दिखाई देगा। किस रूप में दिखाई देगा, u प्लस आई भी, ठीक है। वेयर, ये जो u और v है, वेयर u एंड v आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, आर द फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। मतलब देखिए हर एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो एफ जेड के रूप में लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में वेरिएबल एग्जिस्ट करता है एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो आपको जो है एफ जेड के रूप में लिखा जाएगा, उस एफ जेड को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन आप देखेंगे तो वह हमेशा यू प्लस आई भी के फॉर्म में ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। हो सकता है आपको न भी दिखाई दे, लेकिन अगर आप उसको देखना चाहेंगे, ठीक है ना, उसको अगर आप सही तरीके से उसको आप सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो लास्टली आपको इसी रूप में दिखाई देगा, कंफर्म वो इसी रूप में आ जाएगा, कंफर्म है, जहाँ पे u और v किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल, मैं w इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ले लिया। जेड स्क्वायर इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, नो डाउट, क्योंकि जेड स्क्वायर में वेरिएबल क्या है, जेड है ना। मैं और कुछ भी जेड स्क्वायर प्लस का 2z प्लस का 2 कुछ भी ऐसे ले लीजिए, है ना, बस वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में रहे। तो हियर एफ जेड जिसको हम w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वल टू जेड स्क्वायर मैंने ले लिया, तो हियर जेड स्क्वायर इज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। अब आइए देखते हैं इस जेड स्क्वायर को या u प्लस आई भी के रूप में कैसे दिखाई देगा। आइए इसको मैं दिखा के दिखाता, मतलब कन्वर्ट करता हूँ। तो जेड स्क्वायर, तो जेड मतलब होता है एक्स प्लस आई वाई, है ना, जेड मतलब एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो हो गया एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर। अब स्क्वायर हो गया तो इसको हम कर लेते हैं स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना,
और प्लस का 2ab, तो 2xi y, यही तो ये हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर और आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का आई और 2xy, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको लिख देंगे u xy और प्लस का i भी xy, u प्लस आई भी के फॉर्म का आया, वेयर u xy जो है, या जो u है xy मतलब कि u किसका फंक्शन है, xy का, वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, है कि नहीं। देखो ये वाला फॉर्म, ये u आपका, और जो भी है वो xy का फंक्शन है, और वो क्या है आपका, वो है 2xy, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन को अगर आप देखेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप देखेंगे, तो वो आपको हमेशा u प्लस आई भी के ही रूप में दिखाई देगा, जहाँ पे u और v दोनों किसके फंक्शन होंगे, x और y के फंक्शन होंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपको याद रखिएगा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, जो कॉम्प्लेक्स का आपका पेपर है, चाहे BSc में पढ़ें चाहे MSc में पढ़ें, आपको जब भी किसी फंक्शन की बात होगी, किसी भी न्यूमेरिकल की बात होगी, तो उस फंक्शन, उस न्यूमेरिकल में आप देखेंगे वो कौन सा फंक्शन रहेगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो है हमेशा एफजेड से रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें वेरिएबल के रूप में कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उस एफजेड को हम w से यहाँ पे दिखाते हैं, जैसे fx इक्वल टू वाई या y इक्वल टू fx हम बोलते हैं रियल में, वैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में हम लोग w इक्वल टू fz बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जहाँ पे जब उसको u प्लस आई भी में रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि u और v दोनों किसके फंक्शन होंगे, x और y के, ठीक है। तो इस तरीके से है। कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग, जो कि आपको ये हर जगह काम देगा, ये आपको हर वे में आपको ये समझना है इसको। कहीं पर भी आप जो भी बातें होंगी फंक्शन की, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन ही होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो है आगे क्या टॉपिक होगा। तो आगे हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। हम देखते हैं कि भाई एनालिटिक फंक्शन क्या है। एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। हम एनालिटिक फंक्शन को देखते हैं। अब देखिए क्या है एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए फंक्शन, अब देखिए आप जो भी फंक्शन की बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अब जो भी डिफिनेशन स्टार्ट होंगे, जो भी न्यूमेरिकल आपके सामने आएंगे, वो क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन। तो हम लोग बोलेंगे अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन, अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन which is defined in domain D,
मैं बता दूं आपको, ये डोमेन डी का मतलब समझ लीजिए आप, बहुत ही सिंपल सी बात है यहाँ पे। जैसे कि आप डोमेन और रेंज निकालते थे इंटर लेवल पे, है ना, डोमेन रेंज निकालते थे कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2, ठीक है, इसका डोमेन आपसे कोई पूछे, क्या बताएंगे आप? अरे डोमेन रेंज, प्रांत, परिसर, ये सब पढ़े थे ना, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब पढ़े थे कि नहीं? ठीक है, तो अब इसका आपको डोमेन बताना है, तो क्या डोमेन बताएंगे आप? अरे भाई डोमेन मतलब यह है कि आप इस फंक्शन में यक्स की मतलब कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं इसको, जिस वैल्यू पर फंक्शन हमारा क्या हो, डिफाइंड हो। बात समझ में आ रही ना? तो डोमेन मतलब जो होता है ना, वो डोमेन जो किसी फंक्शन का जो डोमेन होता है, ठीक है, उसमें वे सभी पॉइंट्स आते हैं जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। बात समझ में आ रही है? यह फंक्शन केवल एक पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है। किस पॉइंट बताओ? x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और उसके अलावा 2 के अलावा अगर आप देखें यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, इन्फिनिटी, इसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अच्छा, अब इसके अलावा x2 के अलावा x की कोई भी वैल्यू रखिए, आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आई ना? फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए इसका जो डोमेन होगा वो जाएगा r माइनस, मतलब आप यहाँ पे x के स्थान पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं कि 2 को छोड़कर, तो ये इसका डोमेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हर फंक्शन का अपना डोमेन होता है। आप इंटर लेवल पे, क्योंकि आप लोग जो बुक पढ़ रहे होंगे, आप लोग हरस्वरूप शर्मा की बुक पढ़ रहे होंगे, डोमेन रेंज जो भी बुक पढ़ रहे थे आप इंटर में, हरस्वरूप शर्मा की बुक पढ़ रहे थे, है ना, जो कि इस डोमेन रेंज वाले टॉपिक के लिए वो झंडू बुक है, कुछ है नहीं उसमें विशेष। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत विशेष नहीं है, NCERT वाले में विशेष नहीं है। अब अगर मान लीजिए अजय अग्रवाल की या कोई और RD शर्मा ये सब बुक उठाएंगे तो उसमें डोमेन रेंज पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको, अच्छे लेवल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चूँकि जो हरस्वरूप शर्मा का जो हम लोग पढ़े तो उसमें तो विशेष कुछ था ही नहीं डोमेन रेंज से रिलेटेड। ठीक है, अब NCERT में कुछ हैं, कुछ मिल जाएंगे आपको। तो ये है, तो डोमेन मतलब कि अब यहाँ पे क्या है कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन विच इज डिफाइंड इन डोमेन डी, जो अपने डोमेन डी में क्या होगा, डिफाइंड होगा। हर फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, डिफाइंड होता है। मतलब वो डोमेन में वही पॉइंट होते हैं जिस पॉइंट पर वो फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो ये इसका डोमेन हो जाएगा, इसके लिए ये इसका डोमेन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ से आप कोई भी पॉइंट उठा के रखें, आप क्या रख सकते हैं, 2 के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, 2 को छोड़कर कोई भी पॉइंट रखेंगे, फंक्शन हमें जो है कोई ना कोई वैल्यू देगा, है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये होता है डोमेन। तो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन जो अपने डोमेन में क्या हो, डिफाइंड हो। अब वो डोमेन में डिफाइंड हो, आगे क्या है, तो बोलते हैं कि अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन विच इज डिफाइंड इन डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक। उसको हम एनालिटिक कब कहते हैं, इज सेड टू बी एनालिटिक। ठीक है, उसको हम लोग एनालिटिक कब कहते हैं, इज सेड टू बी एनालिटिक इफ नंबर फर्स्ट एफ जेड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन में एफ जेड से दिखा दूं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बार बार लिखने से अच्छा एफ जेड लिख दूं, है ना। एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड, वो क्या हो, सिंगल वैल्यूड हो। एफ जेड इज सिंगल वैल्यूड, मतलब यह है सिंगल वैल्यूड, समझते हैं। जैसे कि मैंने क्या रखा है यहाँ पे, डोमेन से, मतलब देखो फंक्शन डिफाइंड है, तो मैं जब डोमेन से कोई भी पॉइंट उठाकर रखूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिया, जब मैं यहाँ से x की वैल्यू मान लीजिए 2.5 रखूंगा तो हमें fx की एक ही वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जब मैं x की वैल्यू रखूंगा तो यहाँ 2 वैल्यू मिल जाएंगी, नहीं मिलेगी, एक ही वैल्यू मिलेगी। अगर मान लीजिए देखो, अब ये सिंगल वैल्यूड के अलावा और भी क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हो जाए, देखो रूट एक्स, अब मैं x इक्वल टू यहाँ 4 रख दूंगा, फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, बट जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ मैं मान लो 4 रख दिया तो रूट 4 कितना हो जाएगा, यही ना होता है। तो अब ये क्या, मल्टी वैल्यूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे जो फंक्शन होना चाहिए हमारा वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। मतलब जब डोमेन से हम कोई भी जेड की वैल्यू रखें, है ना, तो उस पर हमें फंक्शन का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, पहला काम। दूसरा काम यह है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होना चाहिए डोमेन के हर एक पॉइंट पर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एफ जेड इज डिफरेंशिएबल या शुड बी डिफरेंशिएबल, मस्ट लिख देते हैं और अच्छे से, मस्ट बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ
इट्स डोमेन, वो अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो ये दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए। ये दो कंडीशन है कि फंक्शन हमारा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और दूसरा वो जिस डोमेन में डिफाइंड है उस डोमेन के हर एक पॉइंट पर हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब यही, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, उसका डेरिवेटिव मिलना चाहिए। अच्छा, आप लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़े कि नहीं? कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़े हैं? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? क्या पढ़ाया गया आप लोगों को? अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? हैं? अगर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा? बोलिए भाई। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या वो डिफरेंशिएबल होगा? और क्या वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होगा? कुछ कन्फर्मिटी इसमें होती है, कुछ कन्फर्म रहता है कि नहीं इसमें? लीजिए बोलिए भाई, क्या बताया गया आपको? ये बताया गया है, पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? है ना। देखिए फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा। कहीं कहीं बुक में आप ये भी देखेंगे ना, अगर डिफरेंशिएबल है तो कहीं कहीं बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, 3 पॉइंट लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बोल देगा कि एफजेड जो है मस्ट बी कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। ये भी बोल देगा कि फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल आपने बोल दिया तो कंटिन्यूअस उसी में आ गया। ठीक है ना, ये चीज़ें। अच्छा, अब चूंकि किसी फंक्शन को एनालिटिक अगर आपको चेक करना है कि एनालिटिक है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको देखेंगे कि सिंगल वैल्यूड है कि नहीं है, उसका हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी निकालता तो हो चुका कल्याण, क्योंकि डोमेन में 1-2 पॉइंट तो होंगे नहीं, है ना। जैसे भी मैंने लिखा r-2 लिखा है इससे 1/x-2 के लिए, तो उसमें तो इन्फिनिटी पॉइंट्स हो गए ना। तो क्या आप हर एक पॉइंट पे घूमते फिरेंगे जो है कि किस पर डिफरेंशिएबल किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और जब सभी पे डिफरेंशिएबल होगा तभी आप उसको बोल पाएंगे कि जो है वो एनालिटिक है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा नहीं करने जाएंगे, उसके लिए भी एक शार्ट तरीका निकाला गया है। ठीक है, उस तरीका क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन जो देखिए क्या है नेसेसरी कंडीशन फॉर एनालिटिक। एनालिटिक के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो जो नेसेसरी कंडीशन यह है, इसमें आपको पढ़ना है CR इक्वेशन। CR इक्वेशन, ठीक है, अभी मैं इसको डिराइव भी करूँगा। CR इक्वेशन जिसको हम लोग जो है इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन, ये आपका है CR इक्वेशन का मतलब। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है ये आपको चेक करना है तो आप इसी CR इक्वेशन से चेक करते हैं। CR इक्वेशन जो है वो होता क्या जान लीजिएगा। तो CR इक्वेशन आपका यह है, UX इज इक्वल टू VY, अभी मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ, एंड UI इक्वल टू माइनस का VX, यह CR इक्वेशन है। अब ये UX का मतलब क्या है, UX का मतलब होता है, अगर इसको मैं देखूँ तो यह होता है डेभा U अपॉन डेभा X। ठीक है ना, मतलब कि जो है डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ U विथ रिस्पेक्ट टू X इक्वल टू VY का मतलब डेभा V अपॉन डेभा Y, और UI फिर यहाँ पे डेभा U अपॉन डेभा Y, और VX का मतलब माइनस का डेभा V अपॉन डेभा X, ये माइनस है। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला, कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका नेसेसरी कंडीशन मतलब कि यह है, देखिए 2 कंडीशन, एक होता है नेसेसरी, एक होता है सफिशिएंट। तो नेसेसरी कंडीशन अगर कोई किसी का, इसका मतलब यह है कि अगर वो एनालिटिक है और उसका नेसेसरी कंडीशन यह है, इसका मतलब वो कन्फर्म इसको सेटिस्फाई करेगा, आवश्यक है। नेसेसरी मतलब आवश्यक है। कोई किसी का अगर नेसेसरी कंडीशन, इसका मतलब कन्फर्म है कि वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सफिशिएंट वाले में क्या होता है कि कुछ कंडीशन होते हैं, है ना, अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो हम लोग कहते हैं कि इतना ही सफिशिएंट है कहने के लिए वो आपका एनालिटिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो BSc थर्ड ईयर लेवल पे जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आपको फंक्शन दे देगा। ऐसे मान लीजिए आपसे यही बोल दिया, बहुत सिंपल सी, आपसे बोला FZ इक्वल टू Z स्क्वायर, जो भी मैंने लिया अभी यही आपको बोल दिया, बोला कि बताओ यह एनालिटिक है कि नहीं है। तो आप CR इक्वेशन चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पहले इसको UV में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसे क्या करेंगे, UV में कन्वर्ट करेंगे। तो UV में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अभी क्या आया था, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, है ना, प्लस का i 2xy, यही तो आया था। अब इसमें से
u कितना आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, और v कितना हो गया 2xy। अब आप क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे डेभा u अपान डेभा x। जब आप डेभा u अपान डेभा x निकालेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, है ना। फिर आप निकाल लेंगे डेभा u अपान डेभा y, है ना। जब डेभा u अपान डेभा कितना निकलेगा, माइनस का 2y, यही तो। फिर आप निकालेंगे डेभा v अपान डेभा x, तो 2y आएगा, बोलो। फिर आप निकालेंगे डेभा v अपान डेभा y, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो कितना आएगा 2x आएगा, बोलिए। अब बताओ क्या डेभा u अपान डेभा x इक्वल टू डेभा v अपान डेभा y, डेभा u अपान डेभा x इक्वल टू डेभा v अपान डेभा y है कि नहीं है, है ना। फिर डेभा u अपान डेभा y कितना है, माइनस का 2y, और डेभा v अपान डेभा x कितना है 2y, तो है कि नहीं कंडीशन यह, मतलब कि जो डेभा u अपान डेभा y वो माइनस डेभा v अपान डेभा x के बराबर है। तो इसका मतलब जो एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर है, ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एनालिटिक होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये CR इक्वेशन है, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इक्वेशन, ठीक है। कि अगर ux इक्वल मतलब ux इक्वल टू वी वाई, ui इक्वल टू माइनस वी एक्स को हम लोग बोलते हैं CR इक्वेशन। मैं इसको भी ड्राइव भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और इसको ड्राइव इसी से करते हैं, एक बार इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको ड्राइव कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब जब न्यूमेरिकल की बारी आएगी तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ और कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है, एनालिटिक फंक्शन, इसको हम लोग रेगुलर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। रेगुलर फंक्शन कभी कभी किताब में आपको रेगुलर के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है। सर कुछ थर्ड ईयर के बच्चे आए हैं, थोड़ा देख लीजिए, उनको थोड़ा सा बात कर लीजिए, कम से कम हाल चाल कर लीजिए। हाँ, थर्ड ईयर वाले आए हैं, 5-6 लड़कियाँ हैं, कुछ नए बच्चे भी हैं जो दूसरी कोचिंग के भी हैं। अगर समय हो 5-10 मिनट से ही हाल चाल ले लीजिए। हाँ, ऐसे ही मतलब हाल चाल ले लीजिए, कम से कम 5-10 मिनट, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो फिर कल से अपना स्टार्ट कीजिए। देखिए आप, ये रेगुलर, और इसको हम लोग होलोमार्फिक भी बोलते हैं, ठीक है। जो एनालिटिक फंक्शन होता है इसको हम लोग रेगुलर के नाम से भी आपके बुक में दिखाई देगा, और होलोमार्फिक के नाम से भी दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। तो ये भी आप जान लीजिएगा कि एनालिटिक फंक्शन जो है आल्सो नोन एज रेगुलर फंक्शन और होलोमार्फिक फंक्शन, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन रहा, और ये नेसेसरी कंडीशन है जिसको द्वारा हम चेक करते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो आज बस इतना ही करते हैं, कुछ नोट करना नोट कर लीजिए, कल मैं इसको ड्राइव कराऊंगा। दर्द करने लगा सर, नोट कर लीजिए, जो नोट करना है आपको जो लगे। बुक उठा के अपना बहुत से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एनालिटिक वाला क्वेश्चन का बुक होगा आपके पास तो उठाइएगा, उसमें आपको जो है कई क्वेश्चन दे देंगे, और चेक करना हो एनालिटिक है कि नहीं है। तो आप CR इक्वेशन ये जो है ux इक्वल टू वी वाई एंड ui इक्वल टू माइनस का वी एक्स आप चेक कर लेंगे, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अभी पहला बहुत दिन बाद पहला क्लास रहा है, जब से कोचिंग बंद है, फिर कहीं पढ़ा नहीं रहे थे, सही सब घर पे ही सब थे। निकाल 2 दिन काफ़ी जो है समस्या होगी। आप लोग आ जाएंगे ना तो इधर देखिए पर्याप्त समय खींच देंगे बहुत जल्दी से, बस आप खुद ही देखेंगे ना, बहुत जल्दी खींचूंगा। अभी 20-25 दिन लगातार आज ही देखा, एक आध पेपर तो मैं साफ़ कर दूंगा तुरंत। आप लोग मालूम चलेगा कि कितना सिंपल मैथमेटिक्स रहेगा, बहुत ही सिंपल रहेगा। सभी लोग वही पेट की एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। दे लें, पेट का एग्ज़ाम अगर देना दे, इसलिए तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ, फिर रिवीजन ना करूँ, ताकि उन लोगों को वैसे ही प्रोवाइड कर दूँगा जो बताया होता है।